महामाया ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको शिक्षक के महत्व के बारे में, शिक्षक के गुण के बारे में बताए थे। शिक्षक की ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं, तो शिक्षक की स्ट्रेटजी भी आपके अंदर होनी चाहिए शिक्षक के गुण के साथ, कि किस प्रकार आप शिक्षण का कार्य करेंगे। इसलिए आज आपको हम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, शिक्षण में कार्यनीतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षण कार्यनीतियाँ एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक को शिक्षण कार्यनीतियों में निपुण होना आवश्यक है। इसको अनुदेशनात्मक कार्यनीतियाँ भी कहा जाता है। अनुदेशनात्मक कार्यनीतियाँ का अर्थ एवं महत्व आज आपके को हम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। शिक्षण कार्यनीतियों की विशेषताएं। सबसे पहले तो आप लोग ये जानेंगे कि इस कार्यनीतियों का शिक्षण के कार्य में क्या विशेषता है। शिक्षण की कार्यनीतियों में इसकी पहली विशेषता होती है, शिक्षण की कार्यनीतियों से आपके अंदर लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। अगर आपके अंदर टीचिंग स्ट्रेटजी है तो आप शिक्षण क्रिया में दक्षता हासिल करते हैं, तो इसमें शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विशेष योगदान। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए यह शिक्षण कार्यनीतियों की विशेषताएं उनके व्यवहार परिवर्तन में योगदान करती हैं। नेक्स्ट विशेषता है शिक्षण की क्रिया में वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सहायक। यह शिक्षण क्रिया में वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। अगली विशेषता है शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध एवं सार्थक बनाती है। आपकी शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध एवं सार्थक बनाती है। नेक्स्ट है शिक्षक की कार्यक्षमता एवं शिक्षण दक्षता में अभिवृद्धि होती है। आपके अंदर शिक्षण की क्रिया में दक्षता की अभिवृद्धि भी होती है। तो ये आपके शिक्षण इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण स्ट्रेटजी की वर्गीकरण के बारे में। शिक्षण कार्यनीतियों का वर्गीकरण, किस प्रकार शिक्षण कार्यनीतियों को वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है। इसकी दो विधियां हैं टीचिंग स्ट्रेटजी की। पहला नंबर है जनतांत्रिक शिक्षण कार्यनीतियां, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी कहा जाता है। दूसरा प्रभुत्ववादी शिक्षण कार्यनीतियां, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षण कार्यनीतियों के वर्गीकरण में ये दो प्रकार के हैं। अब इसमें हम सबसे पहले आपको शिक्षण कार्यनीतियों के वर्गीकरण में जनतांत्रिक शिक्षण कार्यनीतियों के बारे में बताएंगे। जनतांत्रिक शिक्षण कार्यनीतियों का मतलब होता है कि इसमें छात्र को विशेष रूप से स्वतंत्रता दी जाती है कि छात्र अपने प्रश्न को पूछ सके। कहने का मतलब इसमें जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों में छात्र को विशेष रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। अब इस जनतांत्रिक कार्यनीतियों में पहली कार्यनीतियां हैं प्रश्न पूछना कार्यनीतियां। एक शिक्षक के अंदर प्रश्न पूछने की स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। तो ये जनतांत्रिक शिक्षण कार्यनीतियों के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं
उसमें प्रश्नों के प्रकार में है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न प्रश्न पूछने का भी कौशल आपके अंदर होना चाहिए। ये टीचिंग स्ट्रेटजी में आता है कि किस प्रकार आप छात्र से प्रश्न पूछेंगे, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न छात्र को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछे जाते हैं और इस बात की भी जानकारी ली जाती है कि छात्र को कितना पूर्व ज्ञान है, छात्र किस अपने पाठ्यक्रम के बारे में कितना पहले से जानता है। इस स्ट्रेटजी को आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ पाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न। दूसरा है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न पाठ के विकास के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। विचारात्मक प्रश्न। विचारात्मक प्रश्न छात्रों के बीच इसलिए रखे जाते हैं कि वो छात्र अपने पाठ्यक्रम या विषय संबंधित मानसिक चिंतन मनन करे, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न भी छात्रों के मध्य आपके अंदर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि समस्यात्मक प्रश्न छात्रों से पूछे ताकि छात्रों को समस्या हो और उस समस्या का निराकरण करने के लिए वो मानसिक चिंतन मनन करे ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न आपने लेसन प्लान बनाते समय इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं और वो जान रहे हैं कि बोधात्मक प्रश्न जो आपने पढ़ा दिया छात्र उसके बारे में कितना जानकारी बढ़ा पाया। इसके लिए आप बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से बोध करते हैं कि हमने जो पढ़ाया छात्र ने कितना हासिल किया। अगर आपके द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर में से वो कुछ प्रश्न बता देता है तो आपको ये लगता है कि हमारा पढ़ाना सफल है। बोधात्मक प्रश्न के बाद आता है पुनरावृत्ति। जिस टॉपिक को आपने समाप्त कर दिया उसमें से फिर आप अगले दिन पढ़ाने से पूर्व पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछते हैं। पिछले चैप्टर को पढ़ाए गए चैप्टर में कितना अंश छात्र ने ग्रहण किया, इस बात का आकलन आप करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब प्रश्न पूछने की इन नीतियों से कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानियां भी होती है, तो इन लाभ और इनकी सीमाओं के बारे में भी आप जानेंगे कि प्रश्न पूछने की कार्यनीतियों से लाभ क्या है, प्रश्न के माध्यम से आप छात्रों को कितना लाभान्वित कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछने से पहली बात तो छात्र कक्षा में अनुशासित रहता है और चिंतन मनन करता है, तो इससे आपकी ये लाभ हुआ कि आपकी कक्षा अनुशासित हो जाती है और आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्र मनन करता है, चिंतन करता है, तो शांत बैठ करके वो आपकी द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनता है। जहाँ पर इसके प्रश्न पूछने की कार्यनीतियों में लाभ है वहीं पर इसकी सीमाएं भी हैं कि कक्षा में कुछ समय के लिए समय का नुकसान भी होता है, तो इसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है। बार बार एक ही प्रकार के प्रश्न पूछते पूछते छात्र बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है प्रश्नों के प्रकार में जहाँ एक तरफ लाभ है प्रश्न पूछने की स्ट्रेटेजी में, वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब आगे आते हैं प्रश्न पूछने की कार्यनीतियों में। दूसरा है शिक्षण की कार्यनीतियां, उत्तर प्राप्त करने की कार्यनीतियां। जिस प्रकार आपने प्रश्न पूछने की कार्यनीतियों का महत्व है, उसी प्रकार उत्तर प्राप्त करने की भी
स्ट्रेटजी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक शिक्षक की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शिक्षक का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपके अंदर प्रश्न पूछने के साथ साथ छात्रों के द्वारा उत्तर प्राप्त करने की भी स्ट्रेटजी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसी को हम आपको बताने चल रहे हैं, उत्तर प्राप्त करने की कार्यनीतियाँ। छात्र के द्वारा कभी कभी जो उत्तर प्राप्त होता है वो सही नहीं होता है, तो शिक्षक क्या करता है, वो अपना संतुलन खो बैठता है, तो छात्र को डांट देता है और फिर दोबारा छात्र आपके प्रश्नों का ना तो उत्तर दे पाता है, ना आगे फिर आपसे प्रश्न पूछने का साहस करता है। तो आपको अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए, बल्कि आपके अंदर उत्तर प्राप्त करने की ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि छात्र को आप अपने शब्दों से इस प्रकार उत्साहित करिए कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करे। नहीं भी आ रहा है तो भी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करे। तो आपके अंदर ये भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दत्त कार्यनीतियाँ। दत्त कार्यनीतियों में जो पिछड़े बालक होते हैं, जो जिनका मानसिक स्तर कुछ कम होता है, तो उनके मानसिक स्तर के अनुसार आप उनको कुछ घर पर कार्य करने के लिए असाइनमेंट के रूप में, दत्त कार्य के रूप में कार्य दे करके उनके शिक्षण कार्य का के प्रगति का अवलोकन एक शिक्षक को करना आना चाहिए। तो ये भी एक कार्यनीतियाँ हैं कि दत्त कार्य दे करके, दत्त कार्य आपके द्वारा जब दिया जाता है तो बालक उसके मैटर को खोजता है, आपसे संपर्क करता है अपने साथियों से, या फिर लाइब्रेरी में बुक खोज करके उसका अध्ययन करता है कि सर ने हमको ये टॉपिक दिया है, देख इसको हमें लिख करके दिखाना है। तो दत्त कार्य भी एक आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट है नाटकीकरण कार्यनीतियाँ। नाटकीकरण कार्यनीतियाँ का मतलब होता है अनुकरण। छात्र सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने चैप्टर को पढ़ाता है या किसी भी प्रदर्शन विधि को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाता है तो उसकी नकल छात्र करता है। तो नाटकीकरण कार्यनीतियाँ भी आपके अंदर होनी चाहिए कि उस ढंग से आप प्रस्तुत करिए कि छात्र उसकी नकल करके वो भी आपकी तरह करने का प्रयास करें। ट्यूटोरियल कार्यनीतियाँ। ट्यूटोरियल कार्यनीतियाँ ऐसी कार्यनीतियाँ हैं जिसके माध्यम से छात्र को एक समूह बनाकर जिस विषय में उनके पास समस्या होती है उसका समूह बना करके आप उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर ये भी कार्यनीतियाँ होनी चाहिए। अब अनुदेशात्मक कार्यनीतियों के वर्गीकरण में ये आपका पहली कार्यनीतियाँ हैं जनतांत्रिक कार्यनीतियाँ। आज के वीडियो में आपको हम बस यहीं तक बताएंगे जनतांत्रिक शिक्षण कार्यनीतियाँ। फिर अगले वीडियो में आपको प्रभुत्ववादी शिक्षण कार्यनीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज बस आपको यहीं तक बताएंगे। विवेक कट जाएगा, ये दिक्कत नहीं।